हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हमारा इवेंट है आईटीओ पे, तो मैं आईटीओ आई हुई हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं इन रास्तों पे आई हूँ। यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है मेरी पूरी कॉलेज लाइफ की। और आईटीओ पे ही मेरा कॉलेज था, जिस आप जानते हैं माता सुंदरी DTU का कॉलेज है। और यहाँ पे मतलब यहाँ के रास्तों को देख के ना एक एक मेमोरी याद आ जाती है। तो मैं 1 साल बाद यहाँ आ रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और मेरा जो इवेंट है, प्रोग्राम है, वो भी यहीं है और मैं वहीं जा रही हूँ। वहाँ जाके मैं आपको सारी प्रोग्राम की डिटेल दिखाऊँगी। और ये वही पॉइंट है जहाँ पे हम कॉलेज से आने के बाद यहाँ पे हम पार्टी चलती थी हमारी। और ये वही पॉइंट है। और ये पॉइंट मतलब सारी मेमोरी मेरी ताज़ी हो गई और बहुत अच्छा लग रहा है। और हर एक चीज़ से जो कहते हैं ना आपकी मेमोरी जुड़ी होती है, तो सेम वही है। तो फ़िलहाल तो आज मैं स्पेशल वर्क के लिए आई हूँ, इवेंट अटेंड करने। बट एक दिन मैं माता सुंदरी ज़रूर आऊँगी। और क्योंकि मेरी डिग्री भी अभी यहीं पड़ी हुई है, मैंने ली नहीं है। और वो डिग्री लेने जब आऊँगी तो मैं आपको माता सुंदरी कॉलेज की पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी कि कैसा कॉलेज है, अंदर से क्या कैंपस है। और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ संस्कार भारती ऑडिटोरियम में। और ये बिल्कुल आम आदमी पार्टी का जो ऑफिस है उसके जस्ट सामने है। और ये हमारे गेस्ट भी आ चुकी है, दया प्रकाश सिन्हा जी, जो कि IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने हिंदी भाषा में बहुत सारे नाटक लिखे हैं। वो बहुत अच्छे एक प्रतिष्ठित लेखक है, निर्देशक है और इतिहासकार है। तो आज उन्हें सुनने का हमें मौका मिलेगा। दया प्रकाश सिन्हा जी अभी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। और सबसे बेहतरीन बात मैं आपको बता दूं कि सर को सम्राट अशोक जो इनका नाटक है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। आदरणीय सिन्हा जी किसी पर परिचय का मोहताज नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रसिद्ध नाटककार, रंगकर्मी और पूर्व IAS रह चुके हैं, विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किए जा चुके हैं। आज के जो है हमारे वार्ताकार जलज भैया हैं, वो बातचीत करेंगे। उससे पहले कि एक कार्यक्रम विधि हो, सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर अशोक तिवारी जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ, जो आदरणीय जयप्रकाश सिन्हा जी को मोमेंटो देकर उनका स्वागत करेंगे। भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में हमने यह कार्यक्रम शुरू किया। और यह कार्यक्रम अपने तीसरे पड़ाव पे है, जिसका भाग 3 हम लोग यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। लायक होता है उनको, इन्होंने अनेक गौरव के क्षण दिए। इनके वजह से रिसेंटली इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, जो कि साहित्य के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है। आदरणीय, आपका मैं इस अमर्त्य साहित्य कला संवाद में स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। और वह यहीं से मैं संवाद की शुरुआत करना चाहता हूँ कि अधिकतर कहा जाता है कि साहित्य की जो अकेडमियाँ होती है, आप कई सारे साहित्यिक संस्थानों में अध्यक्ष भी रहे, अभी हैं भी कुछ के, कई सारे साहित्यिक, सांस्कृतिक और ग्रुपों का आपने मतलब कि नेतृत्व किया। तो एक यहीं से मैं बातचीत की शुरुआत करता हूँ कि साहित्य की राजनीति और राजनीति का साहित्य, ये दोनों साथ साथ कई दशकों से इस देश ने देखा है। आपकी दृष्टि में साहित्य की राजनीति, राजनीति का साहित्य या सिर्फ साहित्य क्या होना चाहिए और क्या श्रेष्ठ है? मेरे विचार से तुम जी जी कलाशाला में मेरा तो दोनों रहेंगे अपनी अपनी जगह पर। आप एक को पता नहीं है। जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगा, इस देश में एक प्रसिद्ध आलोचक हुए हिंदी,
उनका एक बार मैं वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको साहित्य अकेडमी दिलवाई, मैंने इसको ज्ञानपीठ दिलवाया, मैंने जब चाहा जिसको जो मर्जी मतलब मैंने दिलवाया। तो ऐसे जब एकेडमियों में जब चयन होता है तो इधर तो खैर कुछ पारदर्शिता भी देखने को मिली है हाल के दिनों में, लेकिन पहले खासकर मैं, आप तो आपातकाल के दिनों के गवाह रहे हो, बहुत करीब से चीज़ों को देखा है। तो आपातकाल के बाद हमारे कम्युनिस्ट लोग थे जी। वो सब जर्मनी की गुंडा और उनका वाद करता था कि थे उसका नाम उन्होंने बदल करके पीपुल्स पार्टी जी मतलब वो हिटलर के साथ पूरा कम्युनिस्ट और स्टैलिन का वो भी जुड़े। कम्युनिस्ट का भी हमारे यहाँ आलोचना के सिद्धांत थे। मैं नाटक में जाने से पहले थोड़ा सा इस पर बात करूँगा कि हमारे यहाँ आलोचना के सिद्धांत थे हमारे यहाँ के, लेकिन क्या बोलते हैं कि आज़ादी के बाद के कालखंडों में एक जब दिशा देखने को मिलती है तो वहाँ पे दिखा जाता है कि चाहे हमारा साहित्य हो, चाहे क्या बोलते हैं कि हमारे नाटक हों, ये पश्चिम से ज़्यादा प्रभावित है। जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय देश के जो भी लोग थे या जो भी साहित्य जो लिखा जा रहा था, एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी था सबके भीतर की अपने स्वबोध को बढ़ाया जाए, अपने चीज़ों को बाहर लाया जाए, अपने समाज के गौरवशाली इतिहास पे काम किया जाए। लेकिन उसको ये लोग ना करके मतलब भारत में एक छोटा मोटा रूस स्थापित करने की कोशिश की गई। जैसे कि अब आज भी जो घिसेट के नाटक हैं, जो क्या बोलते हैं उस समय के क्या बोलते हैं लेखकों ने लिखे और मंडी हाउस में जो आजकल चलते अभी भी चल रहे हैं, उनका भारतीय सरोकार से, भारतीय समाज से, जो ग्राउंड लेवल का जो भारतीय समाज है वो एज इट इज उससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी आलोचना के माध्यम, आलोचना के लिए जो पैरामीटर सेट किए गए वो भी भारतीय समाज की उपेक्षा करके की गई। इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने आपको बता दिया कि ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से लेफ्टिस्ट हमारी यूनिवर्सिटीज डोमिनेट करती, पब्लिसिटी ऑर्गन्स थे उसको डोमिनेट करते, तो ये उसी का प्रभाव है। जी हम थोड़ा सा चूँकि आपको अभी हाल ही में मतलब क्या बोलते हैं कि साहित्य अकेडमी मिला अशोक के लिए, सम्राट अशोक के लिए, तो एक नाटककार जो होता है वह समाज को कैसे देखता है, उसको उसकी समाज की देखने की अपनी दृष्टि क्या होती है जब वो नाटक रचता है। जैसे कि अभी हम लोग छोटा सा एक वाक्य हुआ कि दीप प्रज्वलन के समय हमें मोमबत्ती नहीं था, तो आपने वहाँ पे कुछ कहा कि हमने इस पर एक नाटक लिखा है। तो मैं आपकी दृष्टि जानना चाहूँगा, कई सारे नौजवान साथी हैं जिनकी दिलचस्पी साहित्य में है, नाटक में है, कि जब वो पढ़ने बैठे तो उनकी दृष्टि क्या होनी चाहिए, और जब हम लिखने बैठते हैं तब हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, और जो हमारी रचना होनी चाहिए उसमें समाज कैसा होना चाहिए। समाज के लिए हमें मतलब एक साहित्यिक व्यक्ति कह लें, एक प्रबुद्ध व्यक्ति के तौर पे समाज के बारे में हमें कैसे सोच रखनी चाहिए। पता नहीं कैसे आप कह रहे हैं, लेखन पर तो कोई बंदिश नहीं होती। जब एक लेखन आदमी लिखने बैठता है तो ये नहीं सोचता, कम से कम मैंने तो नहीं सोचा, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लेखक नहीं सोचते कि हमको इस धारा में लिखना चाहिए, इस धारा वो व्यक्ति की मानसिकता होती है, जो व्यक्ति मैं दृष्टि पे बात कर रहा हूं, धारा पे नहीं। जी पहले से मानसिकता ऐसी होती है, उस दिन वो अपने आप उस लिखने में पूरे समाज में लेक्चर्स का बोलबाला है जी, जो लेखक लिखेगा तो नेचुरली उसके लेखन में क्या धारा की होता नहीं, लेकिन एक पहली चीज़ इस नाटक के बारे में ये बताऊँ कि हम हिंदी भाषी क्षेत्र में नाटकों का प्रचार नहीं था। पहले के जो नाटककार थे, संस्कृत के नाटककार थे, विभूति, नागानंद, कालिदास, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम थे। लेकिन 1192 में जब पृथ्वीराज पराजित हो और मुसलमानों का शासन हो गया तो मुस्लिम शासन काल में संगीत, नृत्य, लेखन ये सब आराम माना जाता। तो संगीत फिर भी बच रहा थोड़ा बहुत। वो कैसे बच रहा? क्योंकि लोगों से तो संगीत समाप्त हो गया, जैसे गुरु जी को कन्वर्ट कर दिए, तानसेन भी कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब लोग कन्वर्ट कर दिए गए, लेकिन और संगीत भी समाप्त हो गया, समाज से समाप्त हो गया।
राजा नवाब या राजा बादशाह अपने आनंद के लिए संगीत सुनते थे, मगर वो समाज में व्याप्त नहीं था, वो केवल सोच सीमित रह गया, एक फिर भी संगीत बच रहा, इसलिए कि हमारे मंदिर सुदूर प्रांत में नदी के किनारे, जंगल के किनारे वहाँ पर मंदिर होते थे, वहाँ पर अष्टयाम की आरती गाई जाती थी, और चूंकि अष्टयाम की आरती गाई जाती थी इसलिए कहीं ना किसी रूप में हमारा शास्त्रीय संगीत बच रहा, नृत्य भी थोड़ा बहुत बच रहा, नृत्य इसलिए बच रहा कि समाज से तो शौक चुके, लेकिन बादशाह जो थे वो नाच देखना पसंद करते थे, तो इसलिए नृत्य बच रहा, लेकिन उसमें इस चीज़ का अभाव दिखता है। तो आपकी इस पर दृष्टि क्या है आदरणीय, मैं जानना मैंने तो नहीं देखा यूनिवर्सिटी, मैं कब देखा जो आधुनिक थिएटर को जानते हो या मॉडर्न थिएटर को जानते हो, कोई पुरानी भरतनाट्य शास्त्र ठीक है, देखिए भरतनाट्य शास्त्र कुछ बेसिक थिएटर के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हमने का आंगिक वाक्य आगे शामिल, ये तो सही, ये जो यूनिवर्सल फैक्ट है थिएटर, ये आगे के आप कहते हैं नाटक दो एक्ट का होगा, इसको ये कहेंगे, तीन एक्ट का होगा, ये कहेंगे जी बहुत सारे आउट ऑफ डेट बातें जो आज एप्लीकेबल नहीं बन रहा, तो जो चीज़ें भरतनाट्य शास्त्र में हमको सत्य में स्वीकार करेंगे आगे बढ़ेंगे, मॉडर्न क्योंकि सब कुछ तो बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, खाली मुरोड़ की तरह से नहीं कि आप हर मूवमेंट थिएटर में लॉजिक होती है, एक तरह की इधर क्यों गया, उधर कैसे इधर क्यों गया, और उसका विश्लेषण भी नाटक का उसी होना चाहिए कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हर जगह। तो जब आप लोग नाटक पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या समझते हैं, इस दृष्टि से नाटकों का अध्ययन किया, और दुर्भाग्य से हमारे हिंदी में नाटक बहुत कम लोग कि नाटक लिखना बहुत मुश्किल और नाटक करना तो और भी मुश्किल, जो घर जा रहे चले हमारे साथ। मैं हिंदू महाविद्यालय से पल्लव पुष्प हूँ। हिंदू महाविद्यालय, हिंदू कॉलेज? जी जी जी। सर मेरा प्रश्न था कि आपने कथाएं कंस लिखी है, तो उसमें जो कंस के कैरेक्टर को आपने दिखाया है और फिर उसका जो प्रेम है स्वाति के साथ और दूसरा अस्थि के साथ, तो इस प्रेम को आप कहाँ तक देखते हैं, मतलब ये आपके भाव थे या अपने माध्यम, मतलब उस कैरेक्टर के माध्यम से अपने भाव को प्रस्तुत कर रहे थे, या फिर ऐसे ही बस आपने वो एक काल्पनिक चीज लिखा है? मेरी प्रेम कथा नहीं है उसमें। नहीं, जैसे कि स्वाति और कंस के जो उसमें दिखाए गए हैं प्रेम को लेकर, डिटेल्स में बताएं, मैं बताता हूँ आपको, वो आप उसी तरह करेगा। देखिए मैं वो देख रहा था, किसी लीला वाला देख रहा था, तो हमने उसमें देखा कि कंस ने अपने प्रतिनिधि को किसी की पति को बसते को पकड़ करके जेल में डाल दिया। तो मेरे मन में उठा ये प्रश्न उठा कि ये तो औरंगजेब है जो अपने पिता को डाल देता। तो इस तरह से हमने चरित्रों को गठन करा, हमने देखा उसने पत्नी की हत्या कर दी, तो उनको पता लगा कि इस चरित्र ने अपनी पत्नी की हत्या करवा दी। एक उस जमाने में जब मैंने नाटक लिखा तो जयप्रकाश आंदोलन चल रहा था, तो उस समय गुजरात में विद्यार्थी ने एक नव निर्माण समिति बनाई थी। तो मैंने कहा कि जब तानाशाह के खिलाफ विद्रोह होता है तो नव निर्माण समिति बनती है, तो मैंने दिखाया है किसी नव निर्माण समिति बनाती है। तो ये मैंने एक एंटी डिक्टेटर नाटक है, और वो हमने यूनिवर्सिटी जो हमारे आसपास वातावरण थे उससे, और इसीलिए नाटक लिखे हुए 49 ईयर्स। यहाँ प्रोग्राम ख़त्म हो गया, उसके बाद फ़ोटोग्राफी हुई कुछ, और फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर हम गए सारा सामान वगैरह अरेंज करने, जहाँ पे मैंने देखा ये सुंदर सा ग्रामोफोन, भागवत गीता। उसके बाद सारा सामान अरेंज करने के बाद हम नीचे जा रहे थे, लेकिन नीचे नाश्ता पानी चल रहा है, चाय बिस्किट। उसके बाद हम स्टेयर का यूज़ करते हैं और नीचे जाते हैं, और स्टेयर्स पे बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन की चीज़ें रखी हुई थी, जिसे मैं अपने कैमरे में कैद करती हुई नीचे गई।
तो अब हम जा रहे हैं घर। घर जाने के बाद मुझे जाना था डॉक्टर के पास, लेकिन क्लिनिक बंद था तो मैं चली गई, पास में ही पंडाल लगा था। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।